नमस्कार दोस्तों, मैं इनके शर्मा द सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा में, तो हमने संविधान सभा स्टार्ट की थी। संविधान सभा में हमने बेसिक बातें कर ली थी और हमने देखा था कि जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था उसमें 389 सदस्य होने थे। उनके अनुसार कितने सदस्य कहाँ से आने थे उसकी चर्चा आज हम करेंगे और आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे उपस्थित हुआ, बैठक कैसे हुई, कौन सी बैठक पहले हुई, उसमें कितने सदस्य आए, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन, पिछली क्लास का कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कैबिनेट मिशन, इसके अनुसार 389 सदस्य हमारे होने थे किसमें? संविधान सभा में। यानी कि जो हमारी संविधान सभा गठित होनी थी उसमें 389 मेंबर आने थे। लेकिन इन सदस्यों को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से थे और कितने सदस्य थे? सबसे पहले हमने देखा कि जो 4 हमारे ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत थे, जिसका नाम था दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 हमारे ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत थे। तो इन सभी प्रांतों से एक एक सीट आनी थी। तो कौन कौन से थे वो हमारे प्रांत लिख लेते हैं। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये हमारे 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। चीफ कमिश्नरी राज्य। उसके बाद हमारे 93 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतें और रजवाड़ों से थे। उस समय देशी रियासतें और रजवाड़े थी तो उनसे 93 सदस्य आने थे। लेकिन इसके बाद जो बचते हैं 292 सदस्य, 292 सदस्य, 292 ये हमारे जो स्टेट थे यानी कि जो प्रांत थे उनसे आने थे। जो 11 प्रांत हुआ करते थे ये ब्रिटिश प्रांत से, आप कह सकते हो कि 292 जो है ब्रिटिश प्रांत। 292 सीटें हमारी ब्रिटिश प्रांत से आ गई। 4 सीटें हमारी दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कोर्ग और बलूचिस्तान यानी कि चीफ कमिश्नरी स्टेट से आ गई। और 93 जो सदस्य थे ये हमारे कहाँ से आ गए? देशी रियासतें और रजवाड़ों से आ गए। टोटल कितने हो गए? 4 3 7 तो 9, 9 9 18, 2 और 1 3। तो 389 सदस्य ऐसे आने थे। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनता है, आपसे पूछेगा कि ये जो कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारी संविधान सभा गठित हुई थी 389 मेंबर की, ये हमारे निर्वाचित थे या मनोनीत थे? आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आपको अपना जवाब देना है कि ये जो सदस्य थे ये निर्वाचित थे और मनोनीत थे। आपको बताना है या दोनों थे। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो हमारे 292 और 4 सदस्य थे यानी कि कुल मिला के 296 सदस्य, 296 तो 296 जो सदस्य थे ये हमारे कैसे थे भैया? ये हमारे निर्वाचित थे। अनिर्वाचित किस प्रकार होते हैं? जिनका चुनाव होता है। और चुनाव कैसे होता है? वोटिंग के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए थे। लेकिन जो 93 सदस्य थे ये हमारे किस प्रकार के थे? ये हमारे मनोनीत थे। अब मनोनीत कौन से होते हैं? जिनको अपनी स्वेच्छा से मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है। तो ये हमारे मनोनीत थे, ये हमारे निर्वाचित थे। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है, आपसे पूछे अगर कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो सदस्य थे वो मनोनीत थे या निर्वाचित थे, तो आपको बताना है कि जो हमारी संविधान सभा गठित हुई उसमें दोनों प्रकार के सदस्य उपस्थित थे, मनोनीत भी थे और निर्वाचित थे। मनोनीत इसलिए थे क्योंकि देशी रियासतों और रजवाड़ों को पूरी छूट थी कि वो अपना संविधान स्वयं बनाए, या इन्होंने मतलब कि इन्होंने अपना निर्णय नहीं किया था उस समय, क्यों भारत तो आजाद हुआ नहीं था। हम बात कर रहे हैं कब की? 1946 की, 1946 की बात कर रहे हैं। उस समय भारत आजाद हुआ नहीं था। उस समय जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो इन्होंने अपना भविष्य ही निर्धारित नहीं किया था। इनको ये नहीं पता था कि आप भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे या अपना स्वतंत्र रहकर अपना संविधान बनाएंगे।
तो जो इन पे 93 सीटें थी, इनको मनोनीत के रूप में मिलाया गया, बोला गया कि आप मनोनीत है, आपकी तरफ से कोई भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व हो सकता है। लेकिन इन पे हमारा वोटिंग हुई, चुनाव हुई। 10 लाख जनसंख्या पर एक हमारा प्रतिनिधित्व चुना जाना था। कितनी पे? 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कितनी लाख जनसंख्या पर या कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाना था। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाना था। तो ये हमारे कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन बनते हैं। कैबिनेट मिशन हो आपका, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। फिर हम आगे चलते हैं, इसकी बैठक देखेंगे। अब इसकी बैठक करानी है, इतना सब कुछ हो गया, बैठक भी करा लेते हैं जल्दी से इसके। ठीक है, चलिए। पहली बैठक को लेकर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। कोई भी डाउट हो आपका, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे क्या करिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में भेज दिया करिए। ये आप ही के लिए होता है, आप ही की सहूलियत के लिए है। आपको कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, या क्लास किस प्रकार की लगी है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस प्रकार की जितने भी आपके कमेंट होते हैं, उन्हीं के लिए बनाया गया है कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए। अब बात आती है 9 दिसंबर की। कितनी दिसंबर की? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक। प्रथम बैठक दिल्ली में सोमवार के दिन प्रातः 11 बजे हुई। ठीक है, काउंसिल चैम्बर में। काउंसिल चैम्बर में। अब इसको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन हाता। पुस्तकालय भवन। पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर कॉन्स्टिट्यूशन हता, यानी कि सोमवार के दिन 11 बजे 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक होती है। और जो ये बैठक हुई थी, ये फ्रेंच मॉडल पर आधारित थी। अब आप मेरे से पूछेंगे कि फ्रेंच मॉडल क्या होता है। फ्रेंच में ये परंपरा थी कि वहां पे कोई भी इस प्रकार की अगर कोई कमेटी बनती है या कोई इस तरह से, यानी कि आप कह सकते हो कि जब फ्रेंच का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय जो संविधान सभा की जो गठन सदस्य थी, सदस्य किसने की थी? जो वहां पे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उसी के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी? प्रथम बैठक की। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्यों? क्योंकि फ्रेंच मॉडल पर आधारित थी। किस पे? फ्रांस मॉडल। फ्रांस मॉडल में क्या होता था कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, आपसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों उनका अध्यक्ष बनाया गया? क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते इनको हमारा संविधान सभा का, और सबसे बड़ी बात ये कैसे थे? अस्थायी थे, यानी कि ये स्थायी नहीं थे। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले स्थायी थे या नहीं थे, तो सबसे पहले जो सदस्य बने थे वो अस्थायी सदस्य बने थे, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सोमवार के दिन प्रातः 11 बजे हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने अध्यक्षता की थी। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। जो बैठक हुई थी वो फ्रांस मॉडल पर आधारित थी। फ्रांस मॉडल में यह होता था कि जो उस कमेटी में, यानी कि जो सभा गठित हुई है, उस सभा में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो ही उसकी अध्यक्षता करेगा। जो पहली बैठक थी, वो पहली बैठक में जो लोग आए वो आपके कम आए। अब कम क्यों आए, ये कितने आए, ये भी आपसे प्रश्न पूछते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कितने लोग आए। तो पहली जो बैठक हुई थी उसमें आपका 207 सदस्य आए थे। 207 सदस्य आने का क्या कारण था? देखिए, 207 सदस्य आए, यानी कि कहाँ तो हमारा 389 का आंकड़ा था, 389 का, कहाँ हमारे 207 आ गए। तो कितने कम आए? 2, 8, 1, यानी कि 182 सदस्य हमारे कम आए। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कम आए?
182 सदस्य है हमारे कम आए। रीजन रहा इसका कि इसमें जो हमारे सदस्य आने थे उसके दो सबसे बड़े रीजन रहे। रीजन तो काफी सारे रहे लेकिन दो सबसे बड़े रीजन रहे, जिसमें आपका पहला रीजन जो आता है वो आता है मुस्लिम लीग का बहिष्कार। मुस्लिम लीग का बहिष्कार यानी कि जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका विरोध किया, वो इसके समर्थन में नहीं थी। समर्थन में क्यों नहीं थी कि उस समय जो विंस्टन चर्चिल थे वो ऐसे स्टेटमेंट पेश किया करते थे जिससे कि हिंसा बढ़ जाती थी। कहते थे कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यानी कि अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि उनका जो था वो हिंदू मुस्लिम को लेकर था। हमेशा जो विवाद रहा हिंदू मुस्लिम को लेकर रहा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। कैसे कर क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उक्त या उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, यह निम्न कथन किसके द्वारा दिया गया है, लिख देंगे यह है एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। चार ऑप्शन दे देंगे आपको, जिसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स या विंस्टन चर्चिल या क्लीमेंट इटली। आपको पांच ऑप्शन चार ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं, उसमें से एक राइट आंसर होगा, आपको चुनना है। तो स्टेटमेंट नोट करके आपको लिख लेना है, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये किसने के द्वारा दिया गया, ये चर्चिल के द्वारा, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़े रीजन रहे कि जब ऐसे स्टेटमेंट किसी के पास जाएंगे तो उनके मन में नेगेटिविटी आएगी। तो उसी समय मुस्लिम लीग ने सोचा कि ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, इससे दूर हट जाओ ताकि आपको नुकसान ना हो। तो जो 73 सीटें यानी कि ये जो 389 सीटों पर चुनाव हुए थे, इन 389 सीटों में जो सबसे ज्यादा सीटें मिली थी वो 208 मिली थी आपको कांग्रेस को। ठीक है, दूसरे नंबर पर 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को, और तीसरे नंबर सबसे ज्यादा किसको मिली थी, वो मिली थी स्वतंत्र, यानी कि जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिनका कोई दल नहीं था, जिनकी कोई पार्टी नहीं थी। और जो बाकी हुई बची हुई सीटें थी वो सबको एक एक मिल गई। ठीक है, वो सबको एक एक करके मिल गई। तो सबसे ज्यादा किसको मिली, कांग्रेस को, ये पूर्ण बहुमत ले गई। लेकिन जो 73 सीटें थी, 73 सीटें, जब 73 सीटें मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया तो ये हमारी यानी कि जो 389 थी इसमें से 73 सीटें चली गई। यानी कि आप कह सकते हो कि 389 जहां पे आनी थी वहां पे 73 कम आएंगी। कितनी आनी चाहिए, 6, 1 और 3, यानी कि 316 सीटें तो तब भी आनी चाहिए। अब 316 सीटें और 260 सीटों में तो काफी डिफरेंस है भाई। मैं कह रहा हूं कहां 316 सीटें और कहां 207। ठीक है, तो अभी अभी काफी डिफरेंस है। अब जब इतना डिफरेंस आपने बता दिया कि पहला रीजन तो भैया ये रहा कि मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया, विरोध किया। जब विरोध किया, बहिष्कार किया तो 73 सीटें तो कम हो सकती हैं, बाकी सीटें तो आनी चाहिए थी। देखिए हम बात कर रहे हैं कब की, 1946 की, यानी कि भारत आजाद नहीं हुआ था। ऐसा भारत आजाद नहीं हुआ था, जो 93 सीटें थी, 93 सीटें यानी कि जो 93 सीटें थी, 93 सीटें का भी इनका कोई अपना वो पर्टिकुलर वो नहीं रहा। 93 सीटें जो थी, 93 सीटें का भी ये इन्होंने अपना भविष्य तय नहीं किया था, ये कहां जाएंगी कहां रहेंगी। तो ये सबसे बड़े दो रीजन रहे। रीजन तो छोटे छोटे और भी थे, कुछ सीटें नहीं आई थी, लेकिन दो सबसे बड़े रीजन ये रहे कि 93 सीटें और 73 सीटें ये हमारी नहीं आई। अल्टीमेटली ये हुआ कि 207 ही सीटें हमारी पहली बैठक में रह पाई। ठीक है, जिसमें से 207 की अगर हम बात करें, इन 207 में से जो हमारी महिला सीटें थी, इन 207 में हमारी 9 महिलाएं थी। अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान में यानी कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो कुल की अगर हम बात करेंगे, कुल महिला हमारी 15 थी। प्रथम में आपकी 9 महिलाएं थी, लेकिन इससे भी अच्छा प्रश्न यह बनता है कि एकमात्र मुस्लिम लीग से महिला कौन थी जो भारत के संविधान सभा में उपस्थित थी। उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। याद रखेंगे नाम हमेशा, बेगम
अय्याज रसूल। ये कहां से थी? ये मुस्लिम लीग से थी, मुस्लिम लीग से। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए ये आप फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। इसमें आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, फ्री है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, आप ले लीजिए। अब पहली बैठक तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बैठक का। दूसरी बैठक में क्या होता है वो भी देखते हैं। जिस बैठक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो कराई जाएगी, साथ में जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा अब वो होगा, वो बताया जाएगा। वाहियात क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं कराए जाएंगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, ना ही प्रचार करता हूँ कि आपको ये करना है वो करना है। आपको अच्छी लगे शेयर करिए, नहीं लगे कमेंट करके बताइए। ठीक है, इंप्रूवमेंट करने की कुछ गुंजाइश होगी तो इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ चीजें सुधरनी चाहिए वो बताइए। ठीक है, आपके लिए सजेशन, कमेंट बॉक्स, डाउट सेशन सारे के लिए अवेलेबल होता है कमेंट बॉक्स। चलिए अब दूसरी बैठक की बात कर लेते हैं कि बैठक काफी सारी करानी है ना हमको। 11 दिसंबर की बात आई, 9 दिसंबर खत्म हो गया हमारा, अब आता है 11 दिसंबर 1946, यानी कि दूसरी बैठक का दिन आ गया। दूसरी बैठक होती है हमारी 11 दिसंबर 1948 को। इसमें एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको हटा करके स्थायी सदस्य बना दिया, यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। और एम.एन. राय से पहले आप एक पॉइंट और लिख लीजिए। जो स्थायी अध्यक्ष थे ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले। अभी हम इनके बारे में काफी चर्चा करेंगे। उसमें जो आपके जो है बी.एन. राव को बनाया गया संवैधानिक सलाहकार। बी.एन. राव को क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बैठक में केवल यही इंपोर्टेंट काम हुए। लेकिन जो तीसरी बैठक हुई वो आपकी 11 के बाद 13 दिसंबर को होती है। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को आपका तीसरी बैठक होती है। अब तीसरी बैठक कब हुई आपसे पूछ सकता है कि तीसरी बैठक अब तीसरी बैठक जब हुई तो इसमें क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने तीसरी बैठक के लिए बोला। अब जब सबको सामने, जब कोई भी है, आप इतना बड़ा दस्तावेज बना रहे हैं, उस पर काम करेंगे तो आपको क्या बैठक भी करनी होगी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 13 दिसंबर को 1940 को बैठक रखी तो उसको याद करने का एक मैं आपको छोटी सी कहानी के रूप में मैं बता देता हूँ। क्या हुआ, इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या याद रखेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब जब बार बार बैठक बुलाई जा रही है, पहले 9 में बुला ली, फिर 11 में बुला ली, फिर तीसरे दिन बुला ली, तो आपको लगेगा कि यार ये बैठक ही बुला रहे, कुछ काम तो कर नहीं रहे। तो सब लोग बोलने लगे, हालांकि मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। सब लोग बोलने लगे भाई क्या चल रहा है, आप बैठक पे बैठक बुला रहे हैं, आखिर आपका क्या उद्देश्य है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। तो उद्देश्य याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला 13 दिसंबर को कि मेरा एक उद्देश्य है इस बैठक के बुलाने के पीछे। उन्होंने पूछा क्या आपका उद्देश्य क्या है आपका? तो उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। वो प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
और कब रखे गए 13 दिसंबर 1940 को, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, यानी कि 13 दिसंबर को वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट हो गया, सब सम्मति से सहमत हो गई, सब ने अपने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद सबका जो है आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को आप कहाँ पर देखते हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव को आप देखते हैं भारत की जो आपकी संविधान में जो आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो है आपका ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव में सारा का सारा लेखा जोखा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ पर देखते हैं, तो भारत की जो प्रियम्बल है संविधान की उसमें आप उद्देश्य प्रस्ताव को देखते हैं। पेश किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी बैठक में, यानी कि 13 दिसंबर 1940 में इसको पेश किया गया। उसके बाद इसके जो अप्रूव हुआ ये 22 जनवरी 1947 को ये अप्रूव हो जाता है। उसके बाद इस पे काम होना बंद हो जाता है, यानी कि मतलब कह सकते हो कि उसी के ये पास हो गया, जब पास हो जाता है सब सम्मति से वो उसमें इंक्लूड माना गया। तो ये सब पहली और दूसरी तीसरी बैठक होगी। लेकिन आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इतनी देर हो गई है भैया, इतनी देर हो गई है, आपने भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर जी का नाम अभी नहीं लिया, ऐसा क्यों? अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें उनकी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि जो अंबेडकर जी थे वो कहाँ से चुनाव लड़े या वो कहाँ से संविधान सभा में सदस्य थे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अब इसमें पीछे भी कंट्रोवर्सी रही है, विवादास्पद प्रश्न पूछता भी है कुछ में एग्जाम में कुछ में नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा क्या हुआ था। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी सबसे पहले चुनाव लड़े बॉम्बे से। जो चीजें नोट करने की आप नोट करते जाइए फटाफट, ये मैं मिटा देता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम काफी सारी बातें करेंगे, पहले थोड़ी थोड़ी करके लेके चलेंगे, सारी एक साथ करेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि सर आप जीवनी पढ़ा रहे हैं, तो जीवनी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, उसके बाद हम जीवनी वगैरह पे हम बातें करेंगे। जो उनसे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट पर्सन आएंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। कहां से लड़ते हैं? बॉम्बे से, और वो हार जाते हैं। बॉम्बे से चुनाव लड़ा, हार गए। फिर ये बॉम्बे से चुनाव लड़ने के जब हारे उसके बाद ये पहुंचते हैं बंगाल वाले रीजन में। बंगाल वाले रीजन में जब पहुंचे तो बंगाल वाले रीजन में जाने के बाद ये मुस्लिम लीग की सहायता से क्या होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं 1940 की, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था। हम बात कर रहे हैं उससे पहले की, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले बम्बई से लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद बंगाल वाले रीजन में पहुंचे और बंगाल वाले रीजन में पहुंच के मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत गए। चुनाव जब यहाँ से जीत जाते हैं तो कुछ दिन बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये पाकिस्तान वाली सीट में चले जाए, ठीक है, और जब बंगाल वाले रीजन से चुनाव जीते थे तो वो था आपका जैसुर कुल्लूर। और जब ये जैसुर कुल्लूर जब भारत आजाद हुआ तो ये जो जैसुर कुल्लूर था ये पाकिस्तान में चला गया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये पूर्वी पाकिस्तान में जाए या वहां से का जो सीट है सदस्यता है वहां की छोड़े। तो जो हमारे क्या नाम था उनका, BN राव, याद रखेंगे, BN राव ने राजेंद्र प्रसाद जी को एक पत्र लिखा कि अगर भारत का संविधान लिखा जाना है तो उसमें अहम भूमिका यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहने वाली है, डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका रहने वाली है। जब ये पत्र राजेंद्र प्रसाद जी को मिला तो उन्होंने इस पत्र को भेजा बॉम्बे। उस समय बॉम्बे के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे BG खेर, क्या नाम था, BG खेर। BG खेर ने MR जायकर से कहा आप एक स्थान रिक्त कराइए, यानी कि बॉम्बे से चुनाव लड़े, हार गए,
बंगाल से चुनाव लड़े मुस्लिम लीग की सहायता से, वो स्थान चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, वो पद उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद BN राव ने पत्र लिखा राजेंद्र प्रसाद जी को। उन्होंने कहा कि अगर संविधान लिखा जाना है तो इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब ये पत्र राजेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंचा तो राजेंद्र प्रसाद जी ने BG खैरी, यानी कि उस समय जो आपके बॉम्बे के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था स्टेट में, मुख्यमंत्री के पद की जो उस समय प्रचलन में नहीं था। तो BG खेर, यानी कि BG खेर ने BG खेर से कहा गया कि आप एक पद रिक्त कराइए, बॉम्बे में कोई एक पद रिक्त कराइए। तो BG खेर ने कहा MR जायकर अपना पद से इस्तीफा देते हैं, और जिस पद से इस्तीफा देते हैं, यानी कि जिस सीट से इस्तीफा देते हैं उस सीट से फिर भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव में रखा जाता है, यानी कि वहां से चुनाव जिताया जाता है, फिर ये संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो ये थोड़े से बातें आपको याद रखनी है। तो फाइनली हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ से चुनाव, यानी कि हमारे संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे, बॉम्बे से थे। फाइनली कहाँ से बने, बॉम्बे से बने। तो चुनाव तो पहले से भी बॉम्बे से लड़े थे लेकिन हार गए थे, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जो अगली क्लास होगी आपकी, इस क्लास में हम अपना यहीं तक ही रखते हैं। अगली क्लास जो होगी आपकी, उसमें हम देखेंगे थोड़ी सी बातें BN राव जी के बारे में करेंगे, कुछ और काफी सारी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे इसमें काम चला। संविधान संशोधन तो हमारे 51 में हुआ था, संसद तो हमारी 51 में बनी थी लेकिन 52 में हुई थी, लेकिन संशोधन तो हमने 51 में कर दिया था। उस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो सारे प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ो आराम से। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजो, वीडियो को शेयर कर दो, सभी तक क्लासेस पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में इस क्लास से आपका विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।